बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.11 से लेकर 3.17 तक। तो सबसे पहले चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.11 पर। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। जब तक एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास होगा, उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उन इंटरेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। और अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग वॉल्स की तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कहेंगे। और अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट की, सिस्टम ऑफ रॉकेट्स की, जेट इंजन्स की, और द सिस्टम ऑफ बैलून इन्फ्लेटेड विद द एयर की, तो इन तमाम के अंदर बिफोर रिलीज एंड आफ्टर रिलीज जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कानून है वो असल में एक वेरिफिकेशन भी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट टू इट 3.12 व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट? हमारे लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 3.11 पर हम बात कर चुके, अब बारी आई है 3.12 की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? समटाइम्स ऐसा होता है जब हम कोई वेपन्स डेवलप करते हैं तो उन वेपन्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि अगर ये बुलेट कितनी वेलोसिटी गेन करके यहाँ से मूव करे तो फिर इसका गन का रिकॉइल कितना होगा। या सिस्टम ऑफ टैंक्स जो है उसके अंदर अगर हम कोई टैंक से कोई फेंकें, उनका टैंक में मौजूद जो है वो बुलेट फेंका जाए तो फिर उस सूरत में जो टैंक है उसको कितना बड़ा रिकॉइल या पीछे की जानब झटका लगने वाला होता है। इसी तरह रॉकेट्स को जब हमने डिजाइन करना होता है तो फिर कितना मोमेंटम देकर गैसेस डाउनवर्ड निकलें तो फिर कितना मोमेंटम एक रॉकेट को मिलेगा और फिर वो इस एटमॉस्फेयर से होता हुआ स्पेस तक जो है वो ट्रेवल कर जाएगा। तो ये तमाम की तमाम जो है वो कैलकुलेशंस हमें हेल्प कर कैलकुलेशंस करने में हमें जो चीज हेल्प करती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर मैं इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कह सकता हूं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रिक्वायर्स ऑफ वेपन्स एंड इट इज आल्सो हेल्प अस टू लॉन्च द रॉकेट्स एंड डिजाइन द जेट इंजन्स। इसके अलावा आगे बात करें तो 3.13 पर 3.13 में बात करते हैं व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स फायर। तो वही बात आ गई जो हम अभी कर रहे थे, जब भी हम गन को फायर करते हैं तो वो रिक्वायर क्यों करती है? उसके रिक्वायर करने की ये वजह होती है कि जब तक एक गन जो है, फर्ज करें एक गन है, उसके अंदर एक बुलेट है, गन की वेलोसिटी भी 0 होती है, बुलेट की वेलोसिटी भी 0 होती है बिफोर फायरिंग। सो गन का मोमेंटम भी 0 और बुलेट का मोमेंटम भी 0। बिफोर फायरिंग द गन अगर मोमेंटम 0 था तो आफ्टर फायरिंग द गन भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें बुलेट जो है वो जितना मोमेंटम गेन करके निकलता है उतना ही इक्वल और अपोजिट मोमेंटम गन को भी मिलना चाहिए। यानी हम इसको कहेंगे mv इज इक्वल टू माइनस mv। इसकी डायरेक्शन मोमेंटम की एक दूसरे के अगेंस्ट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ गन कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अब मैं इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने 3.13 को। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट
Before firing the gun, both the gun and bullet are at rest, so the total momentum of the system is zero. As soon as the gun is fired, the bullet shoots out of the gun and gains momentum. To conserve the momentum of the system, the gun recoils. इसका ये आंसर बनेगा। आगे बात करें 3.14 पर। डिस्क्राइब टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस बता दीजिए इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें हर जगह चाहिए होती है। हमें जमीन पर चलने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, हमें लिखने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, हमें हवा में उड़ने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो हमें हर जगह पर तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शन जो है वो चाहिए होती है। तो अगर मैं इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब करूं 3.14 को, तो आप देख सकते हैं फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन इज नीडेड टू राइट ऑन द पेपर। अदर भी कोई ऐड करना चाहें इसके साथ तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो 3.15 पर, 3.14 पर हम बात कर चुके। 3.15 पर हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हुए या रोल करते हुए चलते हैं तो वहां कोल्ड वेल्स जो हैं वो एक दूसरे को मुतासर करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्स एक दूसरे को रप्चर नहीं करते, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्स एक दूसरे को रप्चर करते हैं। फर्ज करें मेरे पास दो सरफेसेस हैं, मैंने ये सरफेस ए बनाई है, इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी सरफेस बी है। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो कोल्ड वेल्स बन रहे हैं, अगर उनके दरमियान हम ऑयल डाल दें तो ऑयल क्या कर देता है, वो इन पिट्स और बम्प्स को फिल कर देता है। ऑयल ने इन पिट्स एंड बम्प्स को फिल कर दिया तो इसके नतीजे में फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। 3.15 का अगर आप वर्डिंग में आंसर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन था हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स लोअर फ्रिक्शन, तो हम कहेंगे ऑयल फिल्स the pits and bumps between the surfaces, so it removes the cold welds. This is why the oiling of moving parts of machines lowers friction. इसके अलावा बात करें तो 3.16 describe ways to reduce friction. फ्रिक्शन को अगर हमने काम करना हो 3.16 फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या हैं। फ्रिक्शन को कई तरह से कम किया जा सकता है। मसलन हम ऐसा करते हैं जिन सरफेसेस ने एक दूसरे के साथ स्लाइड करके चलना है, हम उन सरफेसेस को स्मूथ बना देते हैं। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं, ये भी हमारे पास एक तरीका है। इसके अलावा हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम लाइन बना देते हैं, ये भी हमारे पास एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो लुब्रिकेट कर देते हैं सरफेसेस को। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इसके आंसर को वर्डिंग में लिखना चाहें, क्वेश्चन था डिस्क्राइब द टू वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो हम कहेंगे मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीमलाइंड एज द फिश शेप इट मिनिमाइज द एयर फ्रिक्शन, और यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर बात करें 3.17 पर, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? इस पर हमने पहले भी बात की, मैं फिर से बता रहा हूं। रोलिंग फ्रिक्शन में कोल्ड वेल्स रप्चर नहीं होते, कोल्ड वेल्स ब्रोकन नहीं होते, टूटते नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेसेस के दरमियान कोल्ड वेल्स टूट जाते हैं। इसके अलावा एक और वजह भी है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर, इस तरह से फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रोल कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने वाले ऑब्जेक्ट का 100% पार्ट जो है
वो लोअर सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होता है। कोल्ड वेल्स बनते भी ज्यादा हैं, टूटते भी ज्यादा हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा नीचे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। कोल्ड वेल्स बनते भी कम हैं और टूटते भी कम हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको लिखना चाहें वर्डिंग में तो मैं आपको बता देता हूं। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज इन रोलिंग फ्रिक्शन cold welds between the surfaces are not broken. The surfaces do not rupture each other. यहाँ तक 3.17 का भी आंसर मुकम्मल हो जाता है। अब 3.11 से लेकर 3.17 तक आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में से आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।